नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टा न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। उत्तर प्रदेश में 3 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लेकिन नेताओं और राजनीतिक पार्टियों के कर्णधारों और समीक्षकों के माथे पर बल आ चुका है। क्यों ये कह रहा हूं, इसे जरा समझने की कोशिश करिएगा। क्योंकि जिस तरीके से विकास बनाम बदलाव के मुद्दे पर यह चुनाव लड़ा जा रहा था, उसमें वोटिंग का जो ट्रेंड पिछले 3 चरणों में दिखा है, उससे हर राजनीतिक पार्टी कहीं ना कहीं सचेत होने की कवायद कर रही है। और इसकी शुरुआत बाकायदा 20 फरवरी को तीसरे चरण के चुनाव के संपन्न होने के ठीक पहले ही शुरू हो चुकी है। भाजपा ने गहन मंथन किया है अगले 4 चरणों को लेकर के, और समाजवादी पार्टी जो भाजपा को हर एक सीट पर हराने का दावा कर रही है, वो भी मंथन के लिए जुट गई है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी बहुत दम बांध रहे हैं, लेकिन उनके अपने दावे में कितना दम है ये तो 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि लोकतंत्र के इस पर्व में जनता जिस तरह से जागरूक है, संयत है और अपने भावनाओं की अभिव्यक्ति वोटिंग के माध्यम से कर रही है, उसको लेकर के राजनीतिक पार्टियों और उनके कर्णधारों के बीच एक रस्साकसी भी चल रही है कि आखिर में 10 मार्च को ऊंट किस करवट बैठेगा। सवाल यह है कि यह चिंता 3 चरण बीत जाने के बाद क्यों हुई, यह भी समझना जरूरी है। आज विस्टा न्यूज पर हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। जब सभी जगह चर्चा यह है कि कौन आगे कौन पीछे, तब हम चुनाव के 3 चरणों के जो अनुभव प्राप्त हो रहे हैं, जो ट्रेंड दिख रहे हैं, उसके आधार पर हम ये चर्चा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं कि आखिर में उत्तर प्रदेश के वोटर्स के मन में है क्या और वो अपना पक्ष आने वाले किन चरणों में किस तरीके से सुनाएगी, बड़ा सवाल है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं रितु खन्ना, जो समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। अश्विनी शाही साहब, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मेहताब उस्मानी, जो पत्रकार हैं, सभी टीवी चैनल्स पर बैठते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी का भी पक्ष वो रखेंगे क्योंकि वो आम आदमी पार्टी के नेता बन चुके हैं। ये एक नई जानकारी दे रहा हूं। मेहताब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहला सवाल अश्विनी शाही साहब, आपको विकास के मुद्दे पर पूरा भरोसा है कि आप चुनाव जीत रहे हैं। 7 चरण तक आप ये दावा करते नजर आ रहे हैं कि आपको न सिर्फ मेजॉरिटी मिलेगी बल्कि उससे ज्यादा कुछ करेंगे, जबकि समाजवादी पार्टी का दावा कुछ और है। लेकिन 3 चरणों में जिस तरीके से वोटिंग का रुझान रहा, मैं एक डाटा प्रस्तुत करना चाहूंगा। 58 सीट पर जो पहला चरण का चुनाव है 62% मतदान हुआ। 55 सीट पर दूसरे चरण के मतदान में 64.42% मतदान हुआ। और तीसरा चरण जो 59 सीटों पर था, उसमें 61% से कम मतदान हुआ है। 1.21% की कमी तीसरे चरण में दिखी है। और 2 चरण में मतदान का प्रतिशत क्यों आगे रहा, अश्विनी शाही साहब, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, शायद आप जरूर अपने मुंह से बोलेंगे। अगर नहीं बोलेंगे तो मैं बीच में वो बात जरूर रखूंगा। आखिर में नई रणनीति बनाने पर आप लोगों को क्यों आगे आना पड़ा? दिवाकर जी, देखिए, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है और बहुत बड़ा प्रदेश होने के साथ साथ बहुत सी चुनौतियां भी हैं यहाँ। और जितने दल यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं अपने अपने एजेंडे को सामने लेकर लड़ रहे हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो। हम लोगों ने पहले चरण से जो शुरू किया, देखिए अभी तक का वोटिंग का रुझान ये देखा गया है 1% ऊपर या नीचे, अभी 1 से 2% का अंतर आ रहा है और कमोबेश लगभग वोटिंग उतनी ही हुई है। आने वाले चरण में मैं आपके चैनल के माध्यम से मतदाताओं से आह्वान भी करना चाहूंगा कि वो लोग ज्यादा से ज्यादा निकले और मतदान करें, अपने अधिकार का लोकतंत्र में शेष महापर्व में अपने अधिकार का प्रयोग करें। रही बात, अब हम जो हमारे मुद्दे का था, हम लोग अपने मुद्दे को लेकर, हमारा सबसे पहला नारा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास था। अब सबका प्रयास भी है, उसमें जुड़ गया है। तो इस मुद्दे को लेकर हम लोगों ने जो भी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, चतुर्दिक विकास के लिए, चाहे बुंदेलखंड में पानी की बात हो, पश्चिमांचल और जो जहां पर चुनाव हो चुके हैं वहां किसानों के मुद्दे हो, पूर्वांचल में
भी किसानों के मुद्दे से लेकर और सड़क बनाने का, विकास करने का की बात हो, या पूरे प्रदेश में कोरोना महामारी में राशन की बात हो, हम लोग सभी काम करने के लिए एकदम कृत संकल्पित हैं। और हमारा मुद्दा ही यही है कि हम उत्तर प्रदेश की जनता में खुशहाली लाना चाहते हैं, अपराध को समूल नष्ट करना चाहते हैं कि यहाँ संगठित अपराध को खत्म समाप्त कर सके, और उसके बाद यहाँ पर एक नई ऊर्जा, नए नौजवानों में ऊर्जा भरी जा सके और उत्तर प्रदेश को एक उत्तम प्रदेश बनाया जा सके। नहीं, ये तो ठीक है, ये तो आपका मुद्दा है। 20 फरवरी को आपको अगले 4 चरणों के लिए नई रणनीति पर काम करने के लिए आगे आना पड़ा सर। आपकी बहुत मैराथन बैठक चली है, रात भर बैठक चली है। जी, मैं वही कह रहा हूँ। देखिए, मैंने कहा बहुत बड़ा प्रदेश है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी अपने हर चरण में अपनी बढ़त बनाती चली जा रही है। हम मैराथन बैठक, हमारी तो रणनीति बनेगी। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, ये नहीं कि यहीं पे शुरू यहीं पे खत्म, ये पार्टी नहीं है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसको हम लोगों को योजना बनानी पड़ती है, सबको उतारना पड़ता है। हमको वो नहीं कहना है कि हमारे योगी जी ने ये नहीं कहा कि मैं आज जा रहा हूँ, आप पर्चा भर के और आऊंगा प्रमाण पत्र लेने, लेकिन बाद में जो है बीमार नेताजी को, जो सम्मानित नेताजी हैं, उनको ले जाकर कराल में घुमाना पड़ा। कौन सा डर है? ये डर है इन लोगों को। कुछ जो प्रमाण पत्र लेने आने वाले थे, वो चाचा को पीछे स्टैंड पर खड़ा कर दिए। चाचा बेचारे 100 टिकट जो बांट चुके थे, उनके एक टिकट दिया गया और उनको आज जो है स्टार प्रचारक बनाया गया। 2-3 चरण का चुनाव हो गया। तो ये ठीक है। रितु जी, आप अपनी प्रतिक्रिया उसके पहले ही दे चुकी हैं, पूरी बात सुन लीजिए। विकास के मुद्दे की कोई बात नहीं है, सिर्फ कौन किधर बैठा है, कौन कहाँ खड़ा है, कौन कैसे झुका है, कौन कैसे उठा है। आपका अगर टर्न आएगा रितु जी तो बोल लीजिएगा, या तो फिर कहिए कि मैं भी आपके बीच में बोलूं, तो ये उचित नहीं। हम लोग 3 लोग ही हैं जो अक्सर के समय अच्छा संचालन करते हैं। ऐसा नहीं है। नहीं, जवाब आपका टर्न आएगा तो आप दीजिएगा। दूसरे के बीच में देने के लिए ये कोई मतलब एक थोड़े अच्छे मतलब वो डिबेट जी नहीं लगते मुझे। जी, अपनी बात रखिए। बाकी मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनको कहा वो थे, आज उनको स्टार प्रचारक बनाने की जरूरत क्या पड़ी। और हमने जो विकास की बात की है, जिस घर में हमने शौचालय बनवाए हैं, उन माताओं बहनों का दर्द पूछिए, जो सुबह दोपहर शाम, जाड़ा हो गर्मी हो बरसात हो, जाती थी बाहर घरों से। उन माताओं से पूछिए जिनके नाम से हमने घर दिए हैं। उन माताओं बहनों से उस चीज को पूछिए जिनको उज्ज्वला में हमने सिलेंडर दिया। और सबसे बड़ी बात, रमजान और ईद में चाहे जिले पर 18 घंटे आएगी, तहसील में 12 घंटे आएगी, गांव में 10 घंटे आएगी, वो बिजली हम नहीं दे रहे हैं, निर्बाध गति से बिजली दे रहे हैं। आज पूरा प्रदेश रोशन है। सबसे बड़ी बात दिवाकर जी, मैं जो कहना चाहूंगा और इसके बाद बात अपनी समाप्त करना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश की जनता इस कोरोना काल में जितना इस पूरी वैश्विक महामारी थी, इस महामारी में उत्तर प्रदेश की जनता को खुशहाल करने के लिए डबल इंजन की सरकार ने इतने लोगों को जो राशन दिया है और जिस क्वालिटी का राशन दिया है, ये पिछली सरकारें यहाँ से राशन दूसरे प्रदेशों में जाता था, बिकता था, आज सबके घरों में जा रहा है। डीबीटी के माध्यम से, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो या ई श्रम कार्ड हो, ये सबका पैसा उनके खातों में जा रहा है। यही जनधन अकाउंट खुला था, इन लोगों ने विरोध किया था उसका। ठीक है, आज जो है, ठीक है, आज उसी के माध्यम से पैसा सबके घरों में पहुंच रहा है। मैंने माना, लेकिन फिर भी रणनीति आपको बनानी पड़ रही है। और अखिलेश यादव साइकिल को बहुत तेज नहीं चला रहे हैं, तो इतना तो चला ही रहे हैं कि आप उनकी रफ्तार को कम करने के लिए नई रणनीति बनाने पर उतर आए हैं। लेकिन अब अखिलेश यादव की पार्टी अर्थात समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से भी हम जानना चाहेंगे। बहुत दमखम आप लोगों ने भरा था और ऐसा लगा था कि थम्पिंग मेजॉरिटी से आप आ रहे हैं। खैर, वो तो तय होगा 10 मार्च को। लेकिन एक बात जरूर है रितु जी, वोटिंग ट्रेंड को देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि आप लोग बहुत कुछ करती नजर आ रही हैं, जो सैद्धांतिक तौर पर जो सच है, जिससे आकलन किया जाता है। देखिए सर, आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको बता दूं, ये तो 10 मार्च को डिसाइड होगा कि जनता की रुझान किस तरफ है। मैं आपको बता दूं कि हमको इतना प्यार मिल रहा है, जनता का वोट इतनी भारी संख्या में मिल रहा है कि 10 मार्च को आप देखिएगा, माननीय हमारे अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे और पूर्ण बहुमत से आएंगे। क्योंकि हम लोग जो है झूठे वादे नहीं करते। मेड इन इंडिया का वादा कर दिया, कुछ नहीं हुआ। बात कर दिया कि डिजिटल इंडिया बनाएंगे, डिजिटल इंडिया के सिलसिले में कुछ नहीं हुआ। काला धन वापसी का, महंगाई का मुद्दा, कोई
उन्होंने सिर्फ यही देखा कि कौन कहाँ बैठा है, किसके घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, मंदिर मस्जिद का दिया, हिंदू मुसलमान रितु जी आप माने या ना माने, रितु जी आप माने या ना माने, लेकिन कल जब तीसरे चरण का चुनाव चल रहा था तो हम अपने सहयोगी, ध्यान से सुनिएगा, अपने सहयोगियों के माध्यम से बराबर हर क्षेत्र में जा रहे थे और लोगों से पूछ रहे थे। और जब हमने पूछा तो एक बात बिल्कुल साफ तौर पर निकल के आई, वो था सुरक्षा का मुद्दा, जिसको आप लोगों ने नजरअंदाज किया है। विकास, सुरक्षा और बेरोजगारी के मुद्दे पर नौजवान और वृद्ध महिलाएं सुरक्षा को लेकर के मुखर होकर बोली हैं, चाहे वो वोट देने जा रही थी या वोट देकर के बाहर आ रही थी। सवाल यह है कि सुरक्षा देने का दावा, पूरी बात सुन लीजिए, सुरक्षा देने का दावा भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने किया है और उसी दावे के साथ वो आगे बढ़ रही है। अब आप इसको एड्रेस करती हैं, ये मुद्दा है या नहीं? तो हर कोई कांड नहीं होता। आप देखिए आज महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित है। महिलाओं को जो है उनके साथ रेप होता है और उनकी लाश भी उनकी माँ बाप को नहीं मिलती, आनंद फानंद में उसे जला दिया जाता है। कितने केस ऐसे हुए, चाहे आप हाथरस की बेटी का देख लीजिए, चाहे आप और देख लीजिए। इस समय जब लॉकडाउन का पीरियड चल रहा था तब कितनी हमारी महिलाओं के साथ, एक महिला बेचारी जो अपने माँ बाप को साइकिल से खींच के वहां तक ले गई, उसके साथ इस तरह का कांड हुआ, जो कि बहुत ही शर्मनाक बात है। महिला सुरक्षा में ये बिल्कुल फेल है। ठीक है, हाथरस का आप, हाथरस का आप हाथरस का जिक्र कर रही हैं। हाथरस में हमारे रिपोर्टर हर विधानसभा क्षेत्र में जा रहे थे और बात कर रहे थे। सुरक्षा ही मुद्दा था और विकास मुद्दा था। सुन लीजिए, पूरी बात सुनिए, सुरक्षा मुद्दा था, विकास मुद्दा था। अरे ये तो सवाल अभी आ गया 4 चरणों में, मुझसे मत पूछिए ना, ये तो इनसे पूछिए, अभी ये जवाब देंगे। मैं आपसे जो बात कर रहा हूं, आपने बदलाव का जो एक नारा दिया है, उस बदलाव पे कहीं ना कहीं जो बातें सामने आ रही हैं उसमें सुरक्षा और विकास की बातें की जा रही हैं। अब आप समझ सकती हैं कि जनता का रुझान क्या है। बिल्कुल, जनता इस समय जो है विकास चाह रही है। वो माननीय अखिलेश यादव जी को पुनः विकास पुरुष मानती है और जो है पुनः मुख्यमंत्री बनाकर लेकर आएगी, क्योंकि वहाँ पे मैं भी कर हेलमेट थी कल। दूसरे पहले चरण तो हमने यहाँ पे देखा ही देखा, दूसरे चरण में मैं उपस्थित रही, तीसरे चरण में भी मैं उपस्थित रही। वहाँ पे मैंने लोगों से बात करा, महिलाओं ने बिल्कुल इस सरकार को नकार दिया है, कहा है कि हमें इसमें सुरक्षा नहीं मिली, नौजवान युवकों को रोजगार नहीं मिला, दवाई का जब समय था, ऑक्सीजन का जब समय था, जब जनता ड्राई करके मर रही थी, उनकी लाशें बह रही थी, तब उनको ये ना दवाई दे पाए, ना उनको सुरक्षा दे पाए। रितु जी 10 मार्च को सब कुछ पता चल जाएगा। ये 10 मार्च को पता चलेगा। ये बातें आप करना भी चाहिए, चूंकि आप विपक्ष में बैठी हुई हैं। मेहताब उस्मानी आम आदमी पार्टी के नेता भी हैं और पत्रकार भी हैं। फिलहाल मैं इनको पत्रकार के तौर पर ज्यादा मान्यता देता हूं। मेहताब भाई, 2 चरणों में जिस तरीके से वोटिंग हुई है, वो MY कंसेप्ट या वो फैक्टर प्रभावी हुआ, इसलिए मतदान का प्रतिशत बढ़ा था और बीजेपी वहां घबराई थी। लेकिन बीजेपी जितना घबरा रही थी उससे कम उसका घबराना हुआ। कहां चूक हो गई? देखिए सर, ऐसा है, अभी उत्तर प्रदेश की जनता ना अब समझदार हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की जनता ये चाहती है कि किसने विकास किया, कौन विकास करेगा। अच्छा, इस मुद्दे पे इलेक्शन है। ये मुद्दा ये धर्म का नहीं रहा। धर्म का मुद्दा कहीं पीछे छूट चुका है। जो और पार्टियों का मुद्दा होता है कि धर्म के आधार पर इलेक्शन लड़ेंगे, वो पूरा खत्म हो चुका है। अब है विकास का मुद्दा। और मैं जिस पार्टी का पक्ष में हूँ, आम आदमी पार्टी के, उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये वो विकास है जो पैदा होकर दिल्ली की गलियों में घूम रहा है। नहीं, अब उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करें। जी बिल्कुल बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में आ रहा हूँ सर। हम वो मॉडल, दिल्ली मॉडल उत्तर प्रदेश में उतारने के लिए आए हैं। हमारा पर्पस सिर्फ ये है, उद्देश्य है आम आदमी पार्टी का, कि हमने जो मॉडल दिल्ली में बना है वो सेम मॉडल उत्तर प्रदेश में बनाए। लेकिन जनता इतना महत्व दे रही है आपको? सर महत्व देगी। अच्छा। अगर जनता को ये पता चलेगा कि विकास होता क्या है, अगर जनता दिल्ली का विकास देखेगी तो हमने ये नहीं किया कि हमारी 4 राज्य में सरकार है साहब और हम यहाँ अब दूसरा मॉडल बनाएंगे उत्तर प्रदेश में या तीसरा नहीं। हमारी जो मॉडल दिल्ली में है, हमने आपको एग्जांपल दे दिया, वही मॉडल हम उत्तर प्रदेश में बनाने के लिए हमारी पार्टी उतरी है। मेहताब उस्मानी,
एक सीधा सवाल है और मैं आपसे सीधा सवाल करता हूं एक पत्रकार के तौर पर भी, और अब तो आप नेता भी हो चुके हैं, और साथ ही साथ आप अगर जात या धर्म की बात की जाए तो आप मुसलमान भी हैं। ऐसा माना जा रहा है कि वोटों का ध्रुवीकरण हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी को हराना है, यह मुस्लिम मतदाता ने सोच रखा है उत्तर प्रदेश में। सीधा सवाल मैं करता हूं, 2 चरणों में यह दिखा भी, लेकिन तीसरे चरण में हिजाब का जो मुद्दा है वो गड़बड़ कर रहा है मामला। नहीं सर, देखिए मैं बता देता हूँ। अब उत्तर प्रदेश के मुस्लिमों को भी ये पता है कि बिना विकास के कुछ नहीं होने वाला, धर्म का मुद्दा खत्म है। मैंने आप पिछले अभी बोला था आपको कि जो मुद्दा एक पर्टिकुलर पार्टी एक मुद्दा लेके चलती थी कि हम सिर्फ धर्म के आधार पे इलेक्शन लड़ेंगे, वो मुद्दा अब खत्म हो चुका है। लेकिन मेहताब इसका जवाब दें अश्विनी शाही, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने तो विकास के मुद्दे पे पूरी लड़ाई लड़ी है, वो लड़ाई लड़ भी रहे हैं। आप कह रहे हैं वो धर्म की बात करते हैं। सर 5 साल में मुझे एक विकास गिना दीजिए। अब बारी आती है मेहताब उस्मानी की। मेहताब उस्मानी 5 साल में एक विकास गिना दीजिए, ऐसा कह रहे हैं। अश्विनी शाही साहब आपको जवाब देना चाहिए। देखिए, अब नकारने के लिए तो नकारना शुरू करूं तो मैं इनको नेगेटिव बना के अपने को पॉजिटिव नहीं करता हूं। मैं अपनी बात बताता हूं, उसके बाद मैं दिल्ली की वास्तविकता सबके सामने रखूंगा। देखिए, अभी उन्होंने कहा एक विकास गिना दे, किस तरह का विकास चाहिए। उत्तर प्रदेश में सड़कों का जाल, जो एक्सप्रेस वे, आज से नहीं मैं कह रहा हूं, और हाईवे किसने दिए? ये भारतीय जनता पार्टी अटल जी की सरकार से चल रहा स्वर्ण चतुर्भुज योजना। उसके बाद आज तक हम उत्तर प्रदेश में ये विकास की बात में हम सड़कों की बात करते हैं। दूसरी बात, देखिए ऋतु जी, मैं आपको भी मौका मिलेगा, आप जवाब दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी मैं बड़ाई भी करूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं वो प्रवक्ता नहीं हूं कि जो आप लोगों की तरफ सिर्फ ये दवाई खाकर आए कि भारतीय जनता पार्टी की बुराई ही करनी है। आपने भी सड़क बनाया, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, बनना चाहिए, प्रदेश में बनना चाहिए। उत्तर प्रदेश में खाद कारखाना बंद था। मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से कहना चाहूंगा दिवाकर जी, उत्तर प्रदेश में खाद कारखाना बंद था। उस खाद कारखाने को शिलान्यास भी योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्रित्व काल में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया और उसका उद्घाटन भी कर गए। जो एम्स बनाना था, दोनों एम्स हम लोगों ने बनाकर चला दिए। ये मैं विकास की ही बात कर रहा हूँ। हमने आज उत्तर प्रदेश के इकोनॉमी जो 6वें 7वें स्थान पर थी, वो दूसरे स्थान पर ले आकर खड़ी कर दिया। ये है विकास। मेहताब उस्मानी की सरकार 2 लाख करोड़। मेहताब उस्मानी, क्या आप इनकी बात से सहमत हैं या नहीं? सर एक बात बताइए, जितनी बात इन्होंने बताई है, 2 मिलों के नाम गिरा इन्होंने, एक छोटी सी और एक योजना मुझे बताई। आप मुझे बताइए ना कि हॉस्पिटल में सुधार अभी तो शुरू किया है भाई। सर 1 मिनट, मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ, आप आंसर दे देना। आप मुझे बताना, आपके उत्तर प्रदेश के हॉस्पिटलों की हालत बताइए, उत्तर प्रदेश के परिवहन की हालत बताइए, बसों की हालत बताइए। उत्तर प्रदेश में कितने लोगों को आपने रोजगार दिया? जैसे दिल्ली में हमने मोहल्ला मार्शन रखे और उनको रोजगार दिया कोरोना काल में। जवाब देता हूँ, क्वेश्चन एकदम जवाब देता हूँ। बिल्कुल आप कितने जवाब देता हूँ मैं। सर एक बात हो, ऑक्सीजन लोगों को मिली नहीं, इनके खुद गाजियाबाद में हमारे बीच में ऋतु जी इन्हें जवाब देने दीजिए प्लीज। हाँ धैर्य मत खोइए, चुनाव आप लोग हार रही है, धैर्य मत खोइए। हाँ अश्विनी शाही साहब जवाब दीजिए प्लीज। जी मैं दे रहा हूँ दिवाकर जी। दिवाकर जी देखिए, मैं जवाब देना चाहता हूँ माता भाई को। मोहल्ला क्लिनिक शीला दीक्षित जी का जो छोटा क्लिनिक था, उसको झाड़ बोलकर मोहल्ला क्लिनिक, और आज गाय भैंसे और अरे भाई ये क्यों बोल रही है? हाँ आप बोलते रहिए। आप ऋतु जी आपसे अनुरोध है प्लीज, ऋतु जी एक गहन चर्चा के दौरान मुद्दों पर बात करें हम लोग। हाँ अश्विनी शाही साहब आप बोलिए सर, बोलिए। थोड़ा सा विनम्र निवेदन है ऋतु जी से, थोड़ा सा गरिमा को बनाए रखें। जी माता भाई, एक आपके सवाल का जी जवाब दीजिए। भाषा का यूज न करें कि आप दवा खाकर आए हैं, हम क्या खाकर आए हैं, क्या नहीं खाकर आए हैं। चलिए तो अब आप बोलिए, मैं आपको बोलने दे रहा हूँ, एक शब्द नहीं बोलने दूंगा, आप बोलते रहिए। आप बहुत तो डिटेल का रिएक्ट किया जाए।
चलिए अश्विनी साई साहब, रितु आरटीआई में पूछा गया आपसे, आपने कितनी नौकरियां दी? तो 26 नौकरियां दी हैं आपने एक साल में, पूरे दिल्ली की मैं बात बता रहा हूँ। आप उत्तर प्रदेश में सवाल पूछते हैं। तीसरा आप आ जाइए, आपने जो तीसरा पूछा कि आपने देखिए फिर बोल रही है, ये 3 महीने 13 महीने ये लोग खत्म है, ये लोग ये बौखलाहट बता रही है। अश्विनी साई साहब, आपकी आवाज बुलंद है, आप अपनी बात रखते जाइए, जनता सुन रही है। जनता, चलिए दिवाकर जी, उत्तर प्रदेश की जनता को मैं बताना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी यहाँ आई है, ये फ्री की बात करने आते हैं। आतंकवादियों की पोषक दोनों पार्टियां यहाँ बची हुई है। अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर मुकदमा दर्ज हो चुका है आतंकवादियों के साथ का, और अखिलेश यादव आतंकवादियों का साथी, आज इनकी पार्टी का उसका बाप जो है, जिसको फांसी की सजा हुई, उसका बाप इनकी पार्टी का पदाधिकारी है। दूसरी चीज, रामपुर में जो कांड हुआ था सीआरपीएफ कैंप में, उसमें 7 जवान हमारे शहीद हुए थे। उन आतंकवादियों को छोड़ने के लिए अखिलेश यादव जी लिखते हैं हाई कोर्ट से उनको डांट पड़ती है। उस डांट में उसमें कहा जाता है, माननीय न्यायाधीश ने कहा है कि क्या आप पद विभूषण देंगे इनको? उसके बाद भी ये लोग नहीं सुधरते हैं, और आज ये साइकिल पर बम जो फूटता है, ये दोनों पार्टियां, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी। मैं अनुरोध करूंगा कि महताब उस्मानी को भी आप फ्रेम में रखें प्लीज। गुंडों की पार्टी है, गुंडई लोगों ने 12 से 17 तक किया, और माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने बुलडोजर करवाकर उन्हीं गुंडों को 2000 करोड़ की संपत्ति को नेस्तनाबूद किया। और ये सपा के जो गुंडे हैं आज दिलों में छुपे हुए हैं, बाहर निकलेंगे 10 तारीख के बाद। तो रितु जी से आप सवाल करने दीजिए। अश्विनी जी अब आप चुप रहिएगा। मैं आप देखिए दिवाकर जी, आज मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। आज मैं सपा के को बोलने नहीं दूंगा मैं। अरे ये क्या बकाएंगी? ये जवाहर कांड देखिए, सीओ की हत्या कराया इन लोगों ने मथुरा में, नीरज मिश्रा की हत्या हुई कन्नौज में। ये लोग बात करेंगे, ये गुंडों की पार्टी है। अखिलेश यादव के पिताजी बड़े अच्छे आदमी है, नेता है, मैं उनको नहीं कहूंगा, लेकिन साइकिल से वो भी भागे थे वीपी सिंह के समय में, दिल्ली साइकिल लेकर भागे थे। साइकिल पथ बनाया उत्तर प्रदेश में, घोटाला किया इन लोगों ने। ये है समाजवादी पार्टी की असलियत। ये साइकिल के रूप में बहुरूपीय है ये लोग उत्तर प्रदेश का कबाड़ा करके बीमारू प्रदेश बनाने के लिए उतारू है, और उत्तर प्रदेश का नाश कर दिया इन लोगों ने। उत्तर प्रदेश खत्म हो गया था, आज उत्तर प्रदेश की बनने के राह पर है। ठीक है, गुंडों की पार्टी है, गुंडों की पार्टी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में हम गुंडा राज नहीं चलने। हाँ सही। अश्विनी साई साहब, अब इसी को सवाल के रूप में मुझे करने दीजिए। रितु जी अब आप सवाल सुनिए। रितु जी अब सवाल सुनिए, क्या कारण है कि आप लोग इसका माकूल जवाब नहीं दे पा रही कि आपकी पार्टी में गुंडे तत्व नहीं हैं? इस पर आप गोलमोल क्यों हो जाती हैं? आप हमारी बात करते हैं, आप देखिए ना, इस राज्य में लखीमपुर में निर्दोष लोगों के ऊपर गाड़ी चला दी गई, तो हाँ, क्या बात करते हैं? नीरज मिश्रा क्या दोषी था? अखिलेश यादव से पूछिए, नीरज मिश्रा कहाँ क्यों मारा गया? अखिलेश यादव जवाब देंगे। रितु जी को पता है नीरज मिश्रा कन्नौज में मारा गया था, क्यों मारा गया था वो इनको पता है? इनके होटल में पुलिस आके सीट देती है, मर जाता है, अरे मुख्यमंत्री रहते हैं अखिलेश यादव, और एक गर्भवती महिला की हत्या हो जाती है मुख्यमंत्री आवास के बगल में। कहाँ रहते हैं अखिलेश यादव? रितु जी आप ये मानती हैं या नहीं? रितु जी अब आपसे सीधा सवाल है। मैं ये मानती हूँ कि भाजपा सरकार में निर्दोष जो किसान बैठे थे, उनसे महीनों से जब वो अपनी मन की बात करने चले, अपनी मन की कोई बात कहने चले, तो उनके ऊपर गाड़ी चला दी गई। आप ये मानते हैं कि नहीं मानते? बेकसूर निर्दोष बेचारे खेती। देखिए, प्रथम दृष्टया रितु जी अब मैं आपसे सवाल ये करता हूं, प्रथम दृष्टया जो भी घटना हुई थी, जो भी दोषी होगा वो कोर्ट फैसला करेगा। इसके पहले न्याय करने का अधिकार ना आपके पास है ना अश्विनी साई साहिब। रितु जी सवाल तो सुन लीजिए। रितु जी, अगर आप सवाल नहीं सुनेंगी, बोलने से क्या फायदा? जनता वो सुने ना, क्योंकि अभी 4 चरण हैं। आखिर में क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोग आतंकवादियों को समर्थन देते हो,
महताब आपसे भी सवाल ये है, जब इनके पास कोई काम करने को नहीं होता तब ये कह देते हैं कि आतंकवादियों से लगाया जा तो रहा है। मना कर दीजिए ना कि मेरा कोई रिश्ता नहीं है, कोई खंडन आया किसी का, मना करिए। सार्वजनिक मंच पर दिवाकर जी के मंच पर मना करिए। हमारे बच्चों को आप हमें बोल लेंगे, हमारे कार्यकाल में हमारे माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने सब बच्चों को आप खंडन कर दीजिए भाई उसका, आप खंडन करिए जो आपका पदाधिकारी नहीं है, करते हैं। आप बता दीजिए उसका बाप पदाधिकारी रितु नहीं है, आप लोगों ने रितु जी आप सवाल, के लिए लैपटॉप हमने दिया, रोजगार हमने अरे लैपटॉप आतंकवादी को दिया क्या? रितु जी आप एक सवाल सुनिए प्लीज। अब जो 4 चरण हैं, उन 4 चरणों की जो स्थिति है वहां पर अब यही मुद्दा बनने जा रहा है कि कौन पार्टी कितने शुचिता के साथ, जहां तक कार्यकर्ताओं का संबंध है, उसके माध्यम से जनता से जुड़ती है। महिलाओं की सुरक्षा भी एक मुद्दा है, हिजाब का भी एक प्रकरण है, और साथ ही साथ आतंकवादियों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समर्थन देने की बात भी है। अगर ये जनता से कनेक्ट करती है ये बात, तो क्या इसका असर नहीं पड़ेगा वोटिंग पर? इसका जवाब तो आपको देना चाहिए, और ये मंच मिला हुआ है, आप बोलिए ये बात ऐसा नहीं है। देखिए, जनता को सब समझ में आ गया। महिलाओं के लिए 1090 अगर किसी ने शुरू किया था तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया था। आतंकवादियों के लिए रामपुर को चिट्ठी किसने लिखी थी? अब ये बोलिए, रामपुर प्रशासन को चिट्ठी किसने लिखा था? जब मैंने अपने काम गिराने शुरू किए तब रामपुर नहीं। को प्रशासन को चिट्ठी किसने लिखा था? ये आप खंडन करिए, नहीं लिखा था रितु जी, मुख्यमंत्री ने। रितु जी मैं सवाल आपसे करूं, आपका घोषणा पत्र जारी हुआ, मैं मानता हूं हालांकि कांग्रेस के प्रतिनिधि हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन प्रियंका गांधी ने एक वादा किया था कि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा टिकट देंगी, और ऐसा किया भी गया। आपके विकास के वायदे पर वो कौन सी ऐसी बातें हैं जो सचमुच में भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई और आपको करना है? क्योंकि आपका दावा है कि आप 403 सीटों में आप 400 सीटें जीतेंगी। मुद्दों पर बात करिए। आने दीजिए, 10 मार्च को सरकार हमारी आ रही है बहुमत से। आप देखिए 103 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे, बिजली फ्री देंगे आप। 1090 जो हमने यूनिट शुरू करी थी महिला सुरक्षा के लिए, वो शुरू होगी। जो पेंशन हमने महिलाओं के लिए लगवाई थी, जो कि भारतीय जनता पार्टी ने बंद कर दी, वो पेंशन बढ़ा दी 1800 दी जाएगी। महिला सुरक्षा डिजिटल इंडिया में कन्याओं को हम लोग ने लैपटॉप दिया था, बड़े बेटी का हमने योजना लेकर आए थे। जहाँ तक कि जो आप राशन कार्ड देख रहे हैं, राशन कार्ड में माननीय हमारे दिवाकर जी, एक योजना इन लोगों के लिए थोड़ा सा मैं बीच में बोल रहा हूँ। फिर हमारी बेटी कल 20,000 रुपए लोग देते थे मुस्लिम लड़कियों को, हिंदुओं को नहीं था। ये भी इन लोगों का था, ये भी एक योजना थी, हम याद करके बता रहे हैं इनको एक योजना। आप लोग ने चला दिया, शाम किसी को पता ही ना चला। हमारी बेटी, उनका कल आपकी योजना एक थी, 30,000 रुपए मुस्लिम लड़कियों को दिया जाता था, वो हमारी योजना नहीं थी, हम हिंदुओं के लिए नहीं थी वो। रितु जी क्या ये सवाल बनता है या नहीं? रितु जी, देखा जब लैपटॉप बता, ना हिंदू देखा ना मुस्लिम देखा, सबको लैपटॉप कितना बता? 6 लाख कहा गया लैपटॉप घोटाला हुआ है इस प्रदेश में, लैपटॉप का घोटाला हुआ है। 6 लाख लैपटॉप बचे, पता नहीं कितने बचने थे। जब हमने 1090 महिला सुरक्षा सब घोटालों की सरकार है, समाजवादी पार्टी सब घोटालेबाज, मुख्यमंत्री से अश्विनी साई साहब, घोटालेबाज। अभी 5 साल तो आपकी सरकार चली, ये अखिलेश यादव के पुराने दावे हैं और उनकी प्रवक्ता वो बात रख रही हैं, तो ये आपको मानना पड़ेगा कि ये कुछ बातें ऐसी थीं, विकास के संदर्भ में उसको आगे बढ़ाया गया था। महताब उस्मानी, दिल्ली का मॉडल उत्तर प्रदेश में कौन सा ऐसा मॉडल है जो उत्तर प्रदेश में आप बहुत प्रभावी करना चाहते हैं? सर मुझे एक मिनट का टाइम देना, मैं बता दूंगा, बीच में ना बोले। हाँ, दिल्ली बोलिए। में का मॉडल में आपको समझाते थे, वही मॉडल हम उत्तर प्रदेश में करना चाहते थे। सबसे पहला, अगर आप दिल्ली के हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको 1 रुपए की दवाई बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं है, किसी भी हॉस्पिटल में कितना भी बड़ा इलाज करा लीजिए। दूसरी बात, बिजली का बिल तो हमारी योजना थी माफ करने की, वो आज सारी पार्टियां उसका इस्तेमाल कर रही है कि हम भी बिजली का बिल माफ करेंगे, लेकिन वो दिल्ली सरकार की योजना थी। दूसरी बात, तीसरी बात कि अगर बस में यहाँ पूरी दिल्ली में कहीं भी महिला जाना चाहे आराम से बैठे, टिकट ले, कोई किराया नहीं है उसका। चौथी बात, दिल्ली की सुरक्षा की बात करता हूँ मैं, उत्तर प्रदेश की नहीं। यहाँ दिल्ली में अगर आप किसी भी गली मोहल्ले कहीं भी घूम लीजिए, पूरी दिल्ली सीसीटीवी कैमरों से भरी हुई है। आज के टाइम में कहीं कोई क्राइम नहीं हो सकता। चौथी बात,
दिल्ली में तीर्थ यात्रा का हमने भी प्रोग्राम रखवाया था, जो यहाँ से हम तीर्थ यात्रा भेजते थे, तो उसके लिए भी बीजेपी ने ऑब्जेक्शन उठाया था कि आप क्यों भेज रहे हैं भाई, इसमें तो कोई मसला ही नहीं था। अगर सरकार जनता का पैसा जनता को वापस दे रही है तो उसमें हर्ज क्या है, मुझे ये बताइए। क्या लॉस चल रही है सरकार को पैसा देके? अश्विनी साई साहब, हम लॉस में नहीं है। अश्विनी साई साहब, अब इसका जवाब दीजिए आप, इसका जवाब दीजिए कि दिल्ली मॉडल भी कोई इस तरह से नकारा नहीं जा सकता, और अरविंद केजरीवाल ने ऐसा किया इसलिए उन्होंने सत्ता को दोबारा हासिल किया। जी, मैंने इनका माता भाई ने जो कहा मैंने सभी नोट किया। इन्होंने हॉस्पिटल से शुरू किया, हॉस्पिटल, बिजली के बिल, फ्री बस यात्रा और सीसीटीवी, तीर्थ यात्रा, 5 चीजें इन्होंने कहा, मैंने नोट किया। अब अस्पताल से शुरू करता हूँ। अस्पताल आपने बहुत बढ़िया फ्री करा दिया, सब कुछ करा दिया माता भाई, लेकिन कोरोना का दूसरा काल याद करिए, आप लोगों ने, मुख्यमंत्री ने आपके हाथ खड़ा कर दिया था जब आपने ऑक्सीजन वहां पहुंचे हैं। आपने ऑक्सीजन दी नहीं हमें। आप सुन लीजिए ना, मैंने आपका नोट किया, देखिए आप भी नोट कर लीजिए, इसलिए बोलिए तो अच्छा लगेगा। तो तब तो जनता के सामने आपको जाएगी चीजें ना। माननीय गृह मंत्री जी जाते हैं, उन्होंने अपने हाथों में लिया, तब जाकर दिल्ली की व्यवस्था अस्पतालों की सुचारू रूप से हुई। ऑक्सीजन पर आते हैं। ऑक्सीजन आप मांगते रहे, मेरे पास पूरा ऑक्सीजन का डेटा है कि 700 कितना यूपी को चाहिए और उतना आप मांग रहे थे। यूपी की 24 करोड़ में हम उतना मांग रहे थे और आप 2 करोड़ में मांग रहे थे। लेकिन तब तक आप मांगते रहे, बाद में क्रायोजेनिक टैंकर का रोना रोया आपने। उसके बाद जब ऑक्सीजन की ऑडिट शुरू हुई तो आपके पास ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में हो गया। ये है आपका हॉस्पिटल का दूसरी व्यवस्था। दूसरी बात, मैं बिजली के बिल की बात करता हूँ। चलिए आपने बिजली का बिल फ्री दिया, कोई दिक्कत नहीं, देना चाहिए आपको, लेकिन बिजली का बिल जो फ्री होता है उसके लिए बयान कैसे आते हैं? आपका एक नेता बोलता है कि 301 यूनिट से 300 यूनिट तक फ्री होगा, 300 से 301 जब होगा तो बिजली का बिल लग जाएगा। दूसरा नेता कहता है कि नहीं, 300 जब हो जाएगा तो उसके ऊपर वाला सब फ्री रहेगा। तो ये आप जनता को भ्रमित करते रहे। चलिए आपने बिजली फ्री कर दिया होगा, मैं नहीं उस पर कुछ कहूंगा, आपने बिजली दिया होगा। फ्री बस यात्रा में आपने फ्री तो कर दिया, आपने वहां मार्शल की बात नहीं बताई। मार्शल नियुक्ति की बात आपने की थी, कहां है वो मार्शल? आपने कोई नियुक्ति नहीं की, मार्शल नहीं है आपके बसों में। चौथी चीज, सीसीटीवी कैमरा। आप दिल्ली पूरे शहर में घूमकर देख लीजिए, आपने कितने लाख सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात की थी और आज कितने कैमरे आपके हैं वहां, वो आपको दिल्ली वाले बता देंगे। मैं आंकड़ों सहित आपसे कभी बात के बैठ के बात कर लूंगा। उसके बाद मैं आपसे एक बात और जोड़ लेता हूं। आपके अरविंद केजरीवाल जी 14-15 से पानी देने की बात कर रहे हैं। अगले 2 साल बाद टूटी में पानी आएगा, गंगा जल की तरह पवित्र हर साल बोलते हैं। 5 साल का वादा सभी सोशल मीडिया पर पड़ा हुआ है, लेकिन आज तक दिल्ली की जनता को साफ पानी नहीं मिला है। अंतिम बात आपने तीर्थ यात्रा की कही, बहुत अच्छी चीज है, करानी चाहिए, हम इसके लिए आपके साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको कराना चाहिए। लेकिन ये दिल्ली मॉडल उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ की चीज आप यहाँ पर 24 करोड़ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बजट में उत्तर प्रदेश की जनता बहुत प्रबुद्ध भी है। उत्तर प्रदेश का बजट कितना? और सुनिए और सुन लीजिए, बजट नहीं, आप एक मिनट में बोल रहा हूँ। एक देश था वेनेजुएला, वहां पर सब चीज फ्री दे दिया गया और उसके बाद उस देश की स्थिति क्या हुई? प्राकृतिक संसाधन ऑयल, गैस, पेट्रोल होते हुए भी आज वो भूखमरी के कगार पर है। एक ब्रेड के लिए वहां पर 5 हत्याएं हो जाती हैं। आज उस देश की तरफ आप बनाना चाहते हैं कि आप उत्तर प्रदेश जो हम लोग बना रहे हैं उससे ले जाना चाहते हैं। वेनेजुएला ने भी वही गलती की थी जो केंद्र सरकार ने की थी, नोटबंदी करनी थी। आपको याद? दिल्ली ने किया था जो नोटबंदी आपने की थी ना, वही वेनेजुएला की सरकार ने की थी। इसी वजह से वो देश बर्बादी के कगार। अश्विनी साई साहब, एक बात तो है, आपका देश गया क्या? आपका देश बर्बाद हुआ और आपका देश बर्बाद हुआ क्या है देश में? आपका देश, अरे क्या बात करते हैं? सारा सोना गिरवी रखना पड़ा नरसिम्हा राव सरकार में, सोना गिरवी रखना पड़ा नरसिम्हा राव सरकार में, आप लोग कहीं नहीं थे, ठीक है ना? सुन लीजिए, आज हमारे पास विदेशी रिजर्व कितना है, आज हमारा सामरिक वैल्यू कितनी है, आज हम कितने सामरिक रूप से समृद्ध हैं। दिल्ली में 15 साल से बताइए। अरे कहा, लेकिन मेहताब उस्मानी देखिए, पूरे डिबेट में आधे से ज्यादा समय तक हमने विकास बनाम बदलाव के मुद्दे पर चर्चा की है और हमने डिबेट को कहीं से डेविएट नहीं होने दिया है आप सबको, और बहुत आभारी हूं इसके लिए। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आप लोग ये मानिए, आम आदमी पार्टी भी उसमें शामिल है, कि 3 चरण के चुनाव के बाद
उत्तर प्रदेश की जनता इतनी संयत, इतनी गंभीर, इतनी जागरूक और इतनी परिपक्व है कि आप लोगों को रणनीति पर विचार करने के लिए, पुनर्विचार करने के लिए सोचना पड़ रहा है। सोचिए कि जनता चाहती क्या है। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जिस बात को आप बिल्कुल नजरअंदाज कर रहे हैं और वो है सुरक्षा का मुद्दा, उस सुरक्षा के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी भी अपनी तरफ से दावे कर रही है। इसे भी हमें सुनना होगा और साथ ही भारतीय जनता पार्टी को यह समझना होगा कि अरविंद केजरीवाल का कोई प्रवक्ता अगर यह कहता है कि दिल्ली का मॉडल हम अमुक राज्य में अप्लाई करेंगे, तो इसके पीछे उनका आधार है, क्योंकि दिल्ली की जनता उनके मॉडल से कनेक्ट होती हुई दिख रही है। इसलिए भूल सुधार करने की गुंजाइश उन सभी पार्टियों में है और शायद जाति, धर्म और अन्य मुद्दों के आधार पर जिस तरीके से लोग कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं मतदाताओं को, उसमें कोई सफल नहीं हो रहा है। इसलिए योगी आदित्यनाथ की सरकार का विकास का दावा और समाजवादी पार्टी की तरफ से बदलाव का दावा कि वो बयार बह चुकी है, अभी बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। और शायद यही कारण है कि सभी राजनीतिक पार्टियां उत्तर प्रदेश के आने वाले 4 चरणों को चुनाव में जो भी घटनाएं घटने वाली हैं उसको ध्यान में रखते हुए रणनीति बना रही हैं, बदल रही हैं और शायद जनता के बीच में जाकर के विनम्रता के साथ अपने पक्ष में वोटिंग करने की बात कहेंगी। यूपी केरल में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्टार न्यूज, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। दीजिए इजाजत, नमस्कार।